5% संख्या है, वो क्या होता है? जीरो। यानी उनका हो जाता है जीरो और ब्राह्मण का अकाउंट हो जाता है 80%। तो अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बनाने के लिए हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ये थ्योरी चलाता है और इस थ्योरी का प्रचार मीडिया के द्वारा करता रहता है और इस तरह से अपना प्रभाव बहुसंख्यांक लोगों के द्वारा निर्माण करता है और निर्माण करके अपना काम चलाता है और इस तरह से ये धार्मिक ध्रुवीकरण से अपना वर्चस्व स्थापित करता है। हिंदू मुसलमान के थ्योरी से एक बार भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 47। अभी क्या मकसद है? अभी क्या उनको मुसलमानों को दे देना चाहते हैं क्या? मुसलमानों को देश देने के लिए विभाजन का मामला नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये विभाजन हो सकता है तो ब्राह्मण के नियंत्रण में, भौगोलिक क्षेत्र अपने नियंत्रण में लेने के लिए ब्राह्मण भारत का विभाजन करना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम हो गया है 25-50 साल के अंतराल में, 25-50 साल के अंतराल में ये विभाजन, ये अगर हम विभाजन नहीं करते हैं तो ब्राह्मणों का फ्यूचर बहुत ज्यादा है। ऐसा ब्राह्मण हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हमें इसी देश के अंदर, क्योंकि दुनिया में कोई लेने वाला नहीं लेगा, ब्राह्मण को कोई लेगा? ब्राह्मण खुद बोलते हैं कहां जाए, उनको तो पता ही नहीं हम कहां से आए, उनको मालूम है कहां से आए, मगर जहां से आए उनको वो गए। भागवत का फोटो मैंने देखा, वहां जाके आए, हाँ जाके आए, फोटो देखा मैंने, वहां आए क्या? जमीन ज्यादा नहीं, जहां जमीन नहीं ज्यादा, तो वो भी देख लिया, पहाड़ी कोई फसल प्लेन एरिया जैसे गंगा वैसे ना वह है नहीं यूरेशिया, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। मगर मोहन भागवत जाके आया, मैंने 5 जनने में फोटो देखा, अरे इसका पेपर निकाला। तो इस तरह से ये लोग जो है भारत का विभाजन करना चाहते हैं, वो कौन सा? तो हिंदू मुसलमान की थ्योरी चला रहे हैं, मगर मुसलमान को दोबारा एक और देश देने के लिए नहीं चल रहे। खास बात आपको बता रहा हूं, निवासियों का एक देश और विदेशी जो यूरेशियन है, इस तरह से विभाजन करना चाहते हैं। वो मालूम है कि हमारी ताकत आने वाले समय में कितनी बढ़ रही है। अब मैं आपको धार्मिक ध्रुवीकरण के संबंध में 2-3 बातें केवल बताना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत क्रिटिकल विषय है। उसकी पहली बात कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% लोग ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कैसे बना रहे? कैसे बना रहे? हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। जब चर्चा हिंदू मुसलमान की हो जाती है, चर्चा केवल मात्र हिंदू मुसलमान की हो जाती है, देखो एक बहुत खास बात समझा रहा हूं। जब चर्चा हिंदू मुसलमान की हो जाती है, केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा हो जाती है, तो SC ST OBC के लोग मुसलमान के साइड में खड़े रह सकते? हो सकते? थोड़ी बहुत जिनको समझ है, SC ST OBC के लोग RSS के समर्थन में नहीं है, भाजपा के समर्थन में नहीं है, मगर जब मामला देश में हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाता है या खड़ा किया जाता है, तो SC ST OBC मुसलमान के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता। रणनीति समझा रहा हूं RSS की। हो गया? SC ST OBC को मुसलमान से अलग कर लिया। पहली बात समझो। फिर जिनको अलग कर दिया उनके दिमाग में डालता है 1000 साल में
मुसलमानों की संख्या 10 गुना ज्यादा होगी। किसको कहता है? एससी एसटी ओबीसी। ये सारे एससी एसटी ओबीसी के जो अनपढ़ गवार आधे पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, आधे पढ़े लिखे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। तो जब उन लोगों के पास ये मामला 1000 साल के बाद मुसलमानों की संख्या 10 गुना ज्यादा होगी और तुम्हारा खात्मा हो जाएगा, हमारे लोगों बोलते हैं। तो हमारे 10 ऐसा होगा? हमारा आदमी चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा तो है नहीं कि क्या होगा कि नहीं होगा। फिर वो भूखमरी को भूल जाता है, मुसलमान ही हमारा दुश्मन, अपनी भूखमरी को भूल जाता है। नहीं, मुसलमान ही हमारा दुश्मन है। मुसलमान भारत का राष्ट्रपति नहीं है, मुसलमान के पास कोई सत्ता नहीं है, मुसलमान के कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं, मुसलमान के कोई एमएलए नहीं, मुसलमान के कोई मंत्री नहीं, मुसलमान के पास पावर नहीं। मुसलमान, मैं देहात का रहने वाला हूँ, मुसलमान गांव में आते हैं, मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर शहर में ले जाकर उसको बेचते हैं, फिर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, ये मैं देखी हुई बात है, मैं देहात का रहने वाला हूँ। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, 10 गुना ज्यादा, 1000 साल। अबे तू रहेगा ही नहीं, अभी 25 साल के बाद तेरी हड्डी रहने वाली नहीं है। 1000 साल की बात की चिंता कर रहा था। अब वो जो ब्राह्मण उसको समझा रहा है, उसको मालूम है ये 10 साल का आगे नहीं सोच सकता, साला 1000 साल का आगे कहां से सोचेगा? जो हम बताएंगे वही मानना होगा। तो हमारे जो लोग हैं, आधे पढ़े लिखे लोग जो है, वो इस तरह के प्रभाव में आते हैं। अरे मुसलमान ज्यादा खतरा है, मुसलमान के पास कुछ ही नहीं है, नौकरी नहीं, उसको चपरासी की नौकरी देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गया। बनने के बाद चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और एक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर को बुलाया, पूछा कि मुसलमान के विरोध में हम कुछ करना चाहे क्या कर सकते हैं, जरा बताइए तो क्या क्या कर सकते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री हम है भाई, कुछ नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते? पावर हमारे पास है, निर्णय लेने का पावर हमारे पास है, कुछ नहीं करते। अरे कैसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बताइए कैसे नहीं कर सकते? देखो, कांग्रेस ने मुसलमानों को 2-2.5% प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन रखा, 2-2.5%। कैसे नहीं कर सकते? यानी 2-2.5% रखा कांग्रेस ने। इससे नीचे ले जाना है, हाँ ले जा सकते हैं, अटल बिहारी हाँ ले जा सकते हैं। अच्छा, फिर जो मिडल ईस्ट से तेल लाना है, बताओ कैसे लाएंगे? मिडल ईस्ट जो है, गल्फ कंट्री है, वहां मुसलमानों के देश है और तेल वहीं पर है और वहीं से तेल लाना है। तो एक तो मोहम्मद भाई दिखाना पड़ेगा, एक तो मोहम्मद भाई दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं हमारा तो सेकुलर है भाई। तुम चाहे दुनिया का साला हिंदू मुसलमान करते रहो, मगर सरकार तो सेकुलर है, दिखाना पड़ेगा। तब तो वो सरकार जो है तुम लोगों को तेल देगी। तो अटल बिहारी ने हाँ साला तेल मामला है, तेल का मामला है, अटल बिहारी की स्टाइल है ना, हाँ तेल का मामला है। तो मिडिल ईस्ट के कंट्री के लोगों को 2-2.5% मुसलमान तो दिखाना पड़ेगा ना, तब तो तेल देगा। फिर तुम कंसेशन से मांगते हो, भारत सरकार मुसलमानों को गाली देते हो मगर कंसेशन से तेल मांगते हो, और वो मिडिल ईस्ट के देश कंसेशन से भारत को तेल देते हैं। मालूम नहीं आप लोगों को? ये जो ईरान है ये रुपया लेता है, दुनिया में एक देश है ईरान, भारत का रुपया लेता है, दुनिया में रुपया कोई लेता ही नहीं है। इतना महान करेंसी है भारत का। भारत की जो करेंसी है रुपया,
एक नेपाल लेता है और दूसरा ईरान लेता है। तो नेपाल कितना बड़ा कंट्री मालूम है ना आप लोगों को। तो नेपाल इसलिए लेता है क्योंकि भारत का 1 रुपया वो 3 रुपए में खरीदता है, तो उसका करेंसी कमजोर है, इसलिए नेपाल रुपया लेता है। ईरान जो है रुपया लेता है, और ईरान के अलावा कोई दुनिया में रुपया लेता नहीं है। इवन रशिया जो बहुत बड़ा मित्र है भारत का, वो कभी रुपये में एक्सचेंज नहीं करता। तो इसलिए भारत की जो करेंसी है उस हिसाब से देखा जाए तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो डॉलर के बगैर तेल देते नहीं है, और वहां की जो करेंसी है वो करेंसी डॉलर से ज्यादा महंगी है। कितने लोगों को पता है? मिडिल ईस्ट कंट्री में एक देश है, उसके 1 रुपए की कीमत भारत के रुपए में 200 रुपए है। अमेरिका के डॉलर से 2 गुना से ज्यादा है। कितने लोगों को पता है? मिडिल ईस्ट कंट्री में ऐसे कुछ देश है जहां की करेंसी 200 रुपए से ज्यादा महंगी है। यानी उनका 1 रुपया अगर लेना है 200 रुपए देने पड़ते, इतनी महंगी है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, बात समझ में आ जाए तो ये तेल का मामला कितना ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात आपको समझा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी भी मुसलमानों के विरोध में कोई फैसला नहीं ले पाए। इवन नरेंद्र मोदी आया, गाय के नाम पर आया, गौ माता के नाम पर आया, और गौ माता का 19% एक्सपोर्ट बढ़ गया। 19%। यानी गौ माता का जो मांस है वो अमेरिका और यूरोप में 19% बढ़ गया, ज्यादा। गाय को माता कहने वाले लोग काट रहे हैं, इधर ही काट रहे हैं। मुसलमान को काटने दे नहीं रहे, तो काट तो कोई रहा होगा। मुसलमान को काटने नहीं दे रहे गाय को, फिर कोई तो काट रहा होगा। तो ये अल अंसार नाम का कारखाना है बेंगलोर में, उसमें सारे यही बीजेपी वाले जो गौ माता को मां कहते, मां को काटते, अपनी मां को काटते, क्योंकि इनको गौ माता नहीं, किसी से भी कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण को कोई लेना देना किसी का नहीं है, ये ध्यान रखो। मैं ऑस्ट्रेलिया में जब पहली बार गया तो वहां बहुत सारे मराठा लोग हैं, पुणे के, इधर आसपास के। तो वहां प्रशांत राणी ने मुझे एक उदाहरण बताया कि हम आने के पहले जोशी और एक मराठा दोस्त हुआ करते थे। तो अंग्रेजी के यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ गए तो वहाँ बफे सिस्टम, अंग्रेजों का बफे सिस्टम होता है, लाइन लगाकर। तो मराठा जो है शाकाहारी लाइन में लग गया, जो जोशी था पुणे का वो बीफ में, गौ माता में लग गया। तो ये मराठा जो है, अबे जोशी, अबे कहाँ है बे तू, है कहाँ है? बोलते मैं इधर हूं। अबे गलत जगह लग गया, उधर वो बीफ है, गौ माता का है, इसीलिए लग गया। जोशी ने क्या कहा, वो वहां बीफ है ना, हाँ इसीलिए लग गया। अबे तू तो बोलता है कि ये खाना नहीं चाहिए। बोलते महाराष्ट्र में बोलता था, इधर ऑस्ट्रेलिया है, तेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन क्या करे, महाराष्ट्र में बोलता था, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर यही। तू आना है तो तू भी आ जा। तो ये जो जितने विदेश में यहां से गए, बोलते गौ माता या तो पाकिस्तान की चाहिए या तो भारत की चाहिए, खाने में तभी मजा आता है। तो ये एक्सपोर्ट इसीलिए बढ़ रहा है कि ये इधर के जो उधर गए हुए हैं ना, वो इस वजह से बढ़ रहा है। इसके अलावा खाते बकरी, साले मजा है नहीं आता।
अमेरिका में, यूरोप में ये जो लोग ये बकरी गया है, गौ माता के जब मजा नहीं आता कुत्ता साला, ये यहाँ के लोगों का खाते हैं। तो इस तरह से ये जो लोग हैं इनको कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है, अपने वर्चस्व से लेना देना है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का मामला है, इससे 3.5% ब्राह्मण के समर्थन में SC ST OBC, अब SC ST OBC की संख्या कितनी? SC ST की 22.5 और OBC की 52, हो गया 74.5%, 74.5%। तो जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाता है तो SC ST OBC ये जो है ना, SC का अकाउंट ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाता है, क्योंकि हिंदू हो जाता है तो वो ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाता है। SC के अकाउंट ब्राह्मण के अकाउंट में जमा, ST ब्राह्मण के अकाउंट में जमा, OBC ब्राह्मण के अकाउंट में जमा। तो SC ST OBC का जो 74.5% संख्या है वो क्या होता है? 0, यानी उनका हो जाता है 0 और ब्राह्मण का अकाउंट हो जाता है 80%। तो अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बनाने के लिए हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ये थ्योरी चलाता है, और इस थ्योरी का प्रचार मीडिया के द्वारा करता रहता है, और इस तरह से अपना प्रभाव बहुसंख्यांक लोगों के द्वारा निर्माण करता है, और निर्माण करके अपना काम चलाता है, और इस तरह से ये धार्मिक ध्रुवीकरण से अपना वर्चस्व स्थापित करता है। हिंदू मुसलमान के थ्योरी से एक बार भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 47 को। अभी क्या मकसद है उनका? अभी क्या उनको मुसलमानों को कोई देश देना चाहते हैं क्या? मुसलमानों को देश देने के लिए विभाजन का मामला नहीं खड़ा कर रहे। ये विभाजन हो सकता है तो ब्राह्मण के नियंत्रण में, भौगोलिक क्षेत्र अपने नियंत्रण में लेने के लिए ब्राह्मण भारत का विभाजन करना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम हो गया है 25-50 साल के अंतराल में, 25-50 साल के अंतराल में ये विभाजन, ये अगर हम विभाजन नहीं करते हैं तो ब्राह्मणों का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा ब्राह्मण सोचते हैं। ये हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमें इसी देश के अंदर, क्योंकि दुनिया में कोई लेने वाला नहीं, उनको लेगा है? ब्राह्मण को कोई लेगा? ब्राह्मण खुद बोलते हम कहां जाए, हमको तो पता ही नहीं हम कहां से आए। उनको मालूम है कहां से आए, मगर जहां से आए उनको वो गए। भागवत का फोटो मैंने देखा, वहां जाके आए, वहां जाके आए, फोटो देखा मैंने, पूछा होगा आए क्या वहां आए क्या? तो जमीन ज्यादा नहीं है, यहां जमीन नहीं है ज्यादा, और वो भी टेकड़िया है, टेकड़ी पहाड़ी, कोई फसल प्लेन एरिया जैसे गंगा वैसे ना वह है नहीं यूरेशिया, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। मगर मोहन भागवत जाके आया, मैंने 5 जन्ने में फोटो देखा, अरे जिसका पेपर निकलता है। तो इस तरह से ये लोग जो है भारत का विभाजन करना चाहते हैं, वो कौन सा है? तो हिंदू मुसलमान की थ्योरी चला रहे हैं, मगर मुसलमान को दोबारा एक और देश देने के लिए नहीं चल रहे। खास बात आपको बता रहा हूं, ये मूल निवासियों का एक देश और विदेशी जो यूरेशियन है उनका एक देश, इस तरह से विभाजन करना चाहते हैं। तो मैं ब्राह्मणों को या यूरेशियन लोगों को चेतावनी देता हूं कि उस समय तो आपने कर लिया, 1 इंच नहीं जाने देंगे। अभी मैदान में हम, अभी सरदार जी भी मेरे साथ में है। सो निहाल, सत श्री अकाल। तलवार है कि नहीं? हाय हाय हाय। तो इसलिए, क्योंकि बोले सो निहाल तभी मजा आता है जब ऐसा हो जाए तो हमारे पंजाब के साथी आते हैं ना, तो अरे दुखी कर दिया आपने।
है। मुझे सरदार जी मुझे कृपान चाहिए, कृपान। चलो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, वो मैं अभी हम लोग बातचीत करेंगे, कृपान ले आएंगे। अरे तो छोटा दिखाने के लिए है, वो दिखाने के लिए नहीं, कृपा करने के लिए। वो कृपा करने के लिए कृपान होता है। तो इसलिए मैं आपको एक मौलिक बात समझा रहा हूं, वो देश का विभाजन के योजना पर काम कर रहे हैं, मगर वो हिंदू के विरोध में मुसलमान को देना नहीं चाहते। वो मूल निवासी वर्सेस यूरेशिया वालों के लिए इसी देश में अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं। और इसीलिए इसी हिसाब से कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड बनाया। तो जब उनको मालूम हो गया एसपी जाएगी तो बीएसपी आएगी, बीएसपी जाएगी तो एसपी आएगी, जब उनको मालूम हो गया तब उन्होंने उत्तराखंड बनाया। उत्तराखंड में तब से या तो ब्राह्मण, लगभग ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनता है। तो उन्होंने भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें की हुई है। ये बात दिखाई देती है, ये बात हमको समझकर चलना होगा। और हमको अपने देश की रक्षा करने के लिए 1 इंच भूमि नहीं जाने देंगे। अभी उस समय तो हमारे लोगों को पता नहीं चल रहा था ना, तो अभी नहीं जाने देंगे। ये विभाजन का षड्यंत्र है, मगर मुसलमान को कोई भूमि देने का मामला नहीं है। ये इस तरीके से षड्यंत्र करके देश को तोड़ने का षड्यंत्रकारी मामला है। तो आने वाले समय में हमको इसकी भी तैयारी करनी है। तो जो हिंदू मुसलमान का जो मामला है, ये बहुत भयानक षड्यंत्र का मामला है। इसको हम लोगों को समझना होगा। एक तो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द ही नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, ये भारतीय भी नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण जिन मुसलमानों को सवेरे उससे लेकर रात तक सोते तक मुसलमान को गाली देते हैं, मुसलमान का ही दिया हुआ शब्द अपने धर्म के लिए स्वीकार करते हैं। गाली देते मुसलमान को, मुसलमान का दिया हुआ ही नाम अपने धर्म के लिए हिंदू स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्राह्मणों को सलाह दिया, अरे भाई आपका ओरिजिनल धर्म ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। हम मानते हैं आप ब्राह्मण धर्मी लोग हो, आप ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करो। उनको साला ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो 3.5% सिंगल आउट हो जाएंगे। 3.5% सिंगल आउट हो जाएंगे। सिंगल आउट समझते हो? ये सिंगल आउट पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना होगा कि 3.5% लोगों को हम लोग सेग्रीगेट करके सिंगल आउट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है, तो देश पर कैसे काबिज होगा? हम अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो अपने रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास मीडिया है और SC ST OBC के बीच में झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। जितने तेजी से करते हैं उतने तेजी से हम अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते और हमारी कोई खबर वो छापते नहीं है। हमारी वो कोई खबर छापते नहीं है। अभी सोशल मीडिया आया तब से हमारी खबरें जो है सारे देश भर में फैलना शुरू हो गया। और कभी कभी तो ये जो सोशल मीडिया में हमारा डोमिनेंट इतना हो जाता है, हम डोमिनेंट हो जाते हैं कि हम सारे जिधर उधर दिखते हैं सोशल मीडिया में। तो हमें आने वाले समय में ये लड़ाई कई तरीके से लड़ना होगा। अगर हम SC ST OBC को कहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है, तो हमारे बहुत सारे लोग इन्फ्लिक्टेड है, यानी प्रभावित है, प्रदूषित है, प्रभाव में आए हुए हैं, तो उनकी भी समझ में नहीं आएगी, ये बातें उनके भी समझ में नहीं आएगी। तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, हमारे अपने लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको कहो चलो तुम हिंदू बन जाओ, फिर SC ST OBC के नाम पर रिजर्वेशन तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा,
अच्छा, हाँ, तो अब हिंदू हो गए ना तुम, SC ST OBC कैसे रह गए? अच्छा, चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो थोड़ा समझ में आता है, मतलब ही लोग हैं हमारे उनको मतलब के हिसाब से समझाना पड़ता है, जैसे उनके समझ में आता है वैसे उनको समझाना पड़ेगा। देखो, बीजेपी या RSS के प्लेटफॉर्म पर SC ST OBC की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती, हिंदू। अगर हम भी हिंदू टर्मिनोलॉजी का उपयोग करें तो RSS का इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमको कभी भी ब्राह्मण टर्मिनोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रेल में मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो आपको मालूम है कि एक जो रेल का कंपार्टमेंट होता है उसमें एक कंपार्टमेंट में 8 लोग होते हैं। वो 8 लोगों में एक ही ब्राह्मण था और ये अकेला ही बोल रहा था। सारे लोग सुन रहे, क्योंकि SC ST OBC पंडित बोल रहा है, फिर दूसरे लोग थोड़ी कुछ बोलेंगे। वो अकेला ही बोल रहा था, वो सुन रहे थे। मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने देखा कि एक आदमी मेरी बात के साल को तवज्जो नहीं दे रहा है? फिर उसने मुझे, अरे आप चर्चा में शामिल नहीं है? पंडित जी ने कहा मुझे। तो मैंने पंडित, वो मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। तो मैंने पंडित जी को कहा, पंडित जी आप चाहते हो मैं शामिल हो जाऊं? क्या? मैं ऐसा चाहता हूं। पंडित जी ने कहा, मैंने कहा सोच विचार कर लो, दोबारा एक बार मौका देता हूं, सोच विचार कर लो, सोच विचार करके बताओ कि मैं शामिल हूं कि नहीं हूं। शामिल हो जाओ। देखा, ठीक है ना? ओके। अभी मेरा छोटा सवाल है, आपके लिए तो बहुत छोटा है, आप पंडित जी हैं, क्या कि पूछिए। तो उसको बड़ा सवाल, ये सवाल पूछने वाला अनाड़ी आदमी, मैं जवाब देने वाला। साइकोलॉजी होती है ना पंडित लोगों की, उसके अहंकार को सेटिस्फैक्शन करने वाला मामला था। तो मैंने कहा कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताइए। ब्राह्मण को छोटा सा सवाल का, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता। उसने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो। चौक, अरे ये तो आपने ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बताया, मैंने हिंदू धर्म के पूछा। देखो ये चालाकी जो है ये बनते लोगों को होनी चाहिए, नहीं है क्या करे, मुझे करना पड़ रहा है बनते लोगों का काम। बुद्ध के समय में ऐसे होता था। आप बुद्ध का और अश्वलायन का डायलॉग पढ़ो बनते जी, बुद्ध का और अश्वलायन का डायलॉग जो है ना वो पाली साहित्य में है। अश्वलायन ब्राह्मण था। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कहा, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ आपने बताए, मैंने आपको हिंदू धर्म की पूछा था। तो उसने क्या जवाब दिया, एक कच है, ब्राह्मण धर्म के और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ एक ही है। अच्छा, मैं तो जानता ही था। मैं था ये गधे लोग जो है ना, ये बाकी वाले मेरे को छोड़कर जो हाँ हाँ मुंडी हिला रहे थे सारे SC ST OBC के, तो मैं उन लोगों को इनडायरेक्टली बता रहा था, हाँ भाई देखो क्या बोल रहा है कि ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ एकच है। अच्छा, मैं एकच है? हाँ एकच है। और अगर एकच है तो इस धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रचार में क्यों नहीं ला रहे हो? हिंदू तो मुसलमान का दिया हुआ नाम है, आपका ओरिजिनल नाम तो ब्राह्मण धर्म है, आप ब्राह्मण धर्म के नाम से प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो पंडित जी? ओरिजिनल तो ब्राह्मण धर्म है। क्या करे, फंस गया वो साला, फंस गया, जाल में फंस गया। लॉजिक होता है ना, लॉजिक में उनको मालूम नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मगर पंडित तो यूपी में क्या होता है, यूपी में गधा भी जो ब्राह्मण होता है उसको भी पंडित बोलने का रिवाज है। मैं और कार के राम चाय पी रहे थे, तो एक
फटे कपड़े पहनकर एक ब्राह्मण जा रहा था, तो आर के राम ने आवाज, अरे पंडित जी आइए आइए आइए। तो उससे बात की, वो चला गया पंडित। जाने के बाद मैंने आर के राम को पूछा, ये विद्वान है? क्या नहीं? तो नहीं, आपने पंडित जी कहा, हमारे महाराष्ट्र में विद्वान जो होता है उसको पंडित कहते हैं। कहा कि नहीं, हमारे यूपी में ब्राह्मण को पंडित कहते हैं। मैंने कहा इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बैरिस्टर है इसलिए नहीं हुआ, तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। पहली बार मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया यूपी में, वो भी होटल के, वो भी फटे पुराने होटल में ज्ञान प्राप्त हो गया, मालूम ही नहीं था। यानी कैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। मैंने कहा पंडित जी ये ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों प्रचार नहीं कर रहे? ये करना चाहिए। खामखा मुसलमानों का दिया हुआ नाम, हिंदू मुसलमान का दिया हुआ नाम, बहुत हमें बुरा लगता है, मुसलमान का दिया हुआ नाम आप स्वीकार कर रहे। परेशान हो गए जरा ऐसे से। फिर इतने में गाड़ी रुक गई, झोला था उसके पास, झोला निकाला, जा रहा हूं। अरे मैंने कहो आप तो बोल रहे 2 घंटे के बाद आपका स्टेज नहीं, मुझे एक काम याद आया इसलिए मुझे अभी उतरना जरूरी है। उतर गया। उसको लगा 2 घंटे रहूंगा तो अभी मैं यहां रह नहीं पाऊंगा। मैंने कहा पंडित जी बोला था ना मैंने, सोच समझकर मुझे शामिल कर लेना। आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को ये समझना होगा कि ब्राह्मण धर्म के नाम पर जितनी चर्चा चलाओगे संकट में फंस जाएगा। ब्राह्मण अपने को बचाने के लिए हिंदू के नाम पर चर्चा करता है और SC ST OBC के आवरण में अपने को छुपा लेता है। ये चमत्कार यदि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू नहीं होता, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं होता, तो फिर ब्राह्मण को हिंदू मुसलमान की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो जन्म से श्रेष्ठ था। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हालात पैदा कर दिया कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा, उसके हिसाब से हम बहुसंख्य हो गए, ब्राह्मण अल्पसंख्य हो गया। यानी हमारी गिनती होनी शुरू हो गई और उस गिनती के आधार पर MLA चुनेगा, MP चुनेगा। तब उनको लगा कि अब 3.5% वाले लोगों को चुनकर जाना होगा और MP बनना होगा, ज्यादा संख्या में MP बनना होगा। ज्यादा संख्या में MP बनेंगे तो PM होंगे, MP नहीं बनेंगे साला PM कहां से होंगे? MP ही नहीं बनेंगे तो PM कहां से होंगे? इसलिए हम लोगों को रणनीतिक तौर पर बोलते आना चाहिए। रणनीतिक तौर पर बोलने का हुनर हमारे अंदर होना चाहिए। केवल बोलते आना चाहिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको रणनीतिक तौर पर लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बोलते आना चाहिए और उस हिसाब से बोलने का हुनर हम लोगों को सीखना चाहिए। इससे काम चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलाई जा सकती। लोकतंत्र में बोली चलाई जा सकती, गोली नहीं। बोली चलाई जा सकती है, गोली नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए वामन मेश्राम केवल बोली चलाता है, यार बोलते रहता है और कुछ तो करता नहीं है, तो हमको कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता वामन मेश्राम। तो ये बोली जो है, इससे जागरण होता है, जागरण से प्रबोधन होता है, प्रबोधन से लोगों के ओपिनियन बनते हैं और वो लोग तैयार होते हैं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं। तो लोग जो है, लोग जुड़कर संगठित हो रहे हैं, इस जागरण के अभियान की वजह से हो रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है, वो जागृत हो रहा है। जो जागृत हो रहा है वो हमारे साथ आ रहा है और इस लड़ाई में साथ सहयोग करने के तैयार है। ये मीडिया वाले हमारी एक लाइन की बात नहीं छाप रहे तो भी इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा कर दिया। आने वाले 10 साल में सोशल मीडिया को साथ में लेकर 1 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा देंगे और बहुत कम समय में 2029 तक ये हालात देश में हम पैदा करेंगे कि हमारे सहमति के बगैर, हमारे समर्थन के बगैर इस देश को नहीं चलाया जा सकता। ये देश हमारा है और हम आने वाले समय में जो संवैधानिक ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार देश को चलाया जाएगा
और उस मकसद को पूरा करने के लिए चलाया जाएगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहेब।